हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम स्टैंडर्ड 12th के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का पहला टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। Storage device of a computer can be broadly classified into two categories. One is volatile storage and the second one is non-volatile storage. तो कंप्यूटर के अंदर जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उसको हमने यहाँ पे दो पार्ट के अंदर डिवाइड करा हुआ है, जिसमें पहला पार्ट है वॉलेटाइल स्टोरेज एंड दूसरा पार्ट है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। तो अब देखिए वॉलेटाइल स्टोरेज क्या है एंड नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज क्या है। तो इसमें सबसे पहला वॉलेटाइल स्टोरेज। तो वॉलेटाइल स्टोरेज इज अ टेम्पररी वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल्स आर लॉस्ट व्हेन अ कंप्यूटर इज शट डाउन। हम जब छोटे थे यानी कि जब हमने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करा था तब हमने ये टॉपिक के बारे में सीखा होगा कि वॉलेटाइल स्टोरेज जो है वो एक हमारा एक टेम्पररी स्टोरेज है। जब भी हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे या फिर किसी और रीजन से कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हमने स्टोर करी होगी वो सारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, यानी कि हम वापस उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होगा? तो उसका रीजन सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि जावा प्रोग्राम दैट स्टोर्स अ वैल्यू इन अ वेरिएबल यूजेस रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज अ रैम। क्यों? क्योंकि जो भी हम टेम्पररी जो स्टोरेज करते हैं वो यहाँ हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, इसलिए वो परमानेंट स्टोरेज नहीं कहा जाता। रैम में रखी हुई सारी डिटेल्स वहां पे कैसी होगी, टेम्पररी। जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन हुआ हमारी डिटेल्स गई, यानी कि जावा प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करते हैं वो सारी वैल्यूज यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम के अंदर स्टोर होती है। Apart from variables, objects and their references are generally stored in a RAM। तो वेरिएबल के अलावा भी पर्टिकुलर जो हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर या फिर ऑब्जेक्ट के जो भी कुछ रेफरेंसेस होंगे या फिर मेथड के रेफरेंसेस होंगे वो सारा कुछ यहाँ पे हम रैम के अंदर स्टोर करते हैं। जब भी हम जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तब यहाँ पे हम सिर्फ जावा प्रोग्राम रिलेटेड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। Once the program terminates or the computer shut down, the data is lost। अगर हमने प्रोग्राम सडनली बंद कर दिया या फिर एग्जीक्यूशन करने के बाद बंद कर दिया या फिर कंप्यूटर इमीडिएटली या फिर किसी रीजन से वहां पे शट डाउन हो रहा है तो यहाँ पे हमने जो भी डेटा अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर करा होगा, वेरिएबल को दिया होगा, मेथड के पास जो डेटा होगा वो सब कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज इज अ परमानेंट स्टोरेज। डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन अ कंप्यूटर लूजेस पावर। अब नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है वो हमारा परमानेंट स्टोरेज है। हमारा डेटा यहाँ पे जब भी कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा फिर भी ये लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने परमानेंट स्टोरेज जैसे कि हार्ड डिस्क है या फिर पेन ड्राइव है या फिर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होगा जिसके अंदर हमने यहाँ पे उसको सेव करके रखा हुआ है। When a program is saved on a disk, it is using the permanent storage। यानी कि हम अपनी डिस्क के अंदर जो भी प्रोग्राम को हम सेव करते हैं वो यहाँ पे अपनी परमानेंट स्टोरेज के रूप में उसको सेव हो जाता है। A computer file is a collection of data stored on a non-volatile devices। हम यहाँ पे जो भी जावा प्रोग्राम टाइप करते हैं और अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हम स्टोर करते हैं यानी कि हमारी जो जावा फाइल सेव होती है वो जावा फाइल को हम यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल डिवाइस के अंदर ही हम स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क या फिर आप कोई भी अदर डिवाइसेस ले सकते हो जैसे कि यूएसबी ड्राइव हो, सीडी हो, डीवीडी हो, एक्सेट्रा कुछ भी। फाइल एग्जिस्ट ऑन द परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस सच एज अ हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क एंड द कॉम्पैक्ट डिस्क। डेटा स्टोर इन अ फाइल इज ऑफन कॉल्ड द परसिस्टेंट डेटा। तो हम यहाँ पे अपनी फाइल को स्टोरेज करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस का भी यूज करके कर सकते हैं, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर हम सेव करें, यूएसबी डिस्क के अंदर हम सेव करें या फिर कोई भी ऑप्टिकल डिस्क ले लो या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क ले लो, सीडी डीवीडी, आप वहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे डिवाइसेस का यूज करके आपकी जो भी डेटा फाइल्स कोई भी है रिकॉर्ड वो आप वहाँ पे उसको स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है फाइल टाइप्स। अब फाइल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो फाइल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज। टू टाइप्स की कैटेगरीज के अंदर हमने फाइल्स को यहाँ पे डिवाइड करा हुआ है। पहला पार्ट है टेक्स्ट फाइल एंड द सेकंड वन इज बाइनरी फाइल।
चलो दोनों को हम डिटेल में देखें। तो सबसे पहले है टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल कंटेन्स द डेटा दैट कैन बी रीड इन अ टेक्स्ट एडिटर बिकॉज द डेटा हैज बीन एनकोडेड यूजिंग अ स्कीम सच एज अ ASCII और द यूनिकोड नंबर। यानी कि हम यहाँ पे ASCII और यूनिकोड के बारे में अभी तक तो पता होगा क्योंकि जावा चैप्टर्स हमने आगे भी लर्न करे हुए हैं। तो टेक्स्ट फाइल को हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के अंदर ही ओपन कर सकते हैं, यानी कि उसको हम रीड कर सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो भी डेटा हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव करा हुआ है वो डेटा आइदर ASCII फॉर्मेट के अंदर होगा या फिर यहाँ पे यूनिकोड जैसी जो हमारी मेथड्स है, जो कंप्यूटर सिस्टम या फिर अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी वो सपोर्ट करता है ASCII या फिर यूनिकोड सिस्टम को, उस सिस्टम के अंदर एनकोड कर कर हमने वहां पे डेटा हमारा स्टोर करके हमने रखा हुआ होगा। इसके लिए text file can be a data file that contains the fact such as a payroll file that contains the employee number, name and the salary, or some text file can be program files or application file that store the software instruction। text file कोई भी हो सकती है, ओके जिसके अंदर हमने अपना डेटा हमने स्टोर करके रखा हुआ, जैसे कि कोई पेरोल फाइल हो जिसके अंदर एम्प्लॉय के नंबर्स हो, उनके नेम हो या फिर उनकी सैलरी डिटेल्स हमने वहां पे स्टोर करके रखी हो, या फिर कुछ ऐसी भी टेक्स्ट फाइल हो सकती है जो प्रोग्राम के रिलेटेड हो या फिर पर्टिकुलर जो भी हमारी एप्लीकेशंस हो वो एप्लीकेशंस की इंस्ट्रक्शंस हमने वहां पे सेव करके रखी हुई हो, यानी कि वो टेक्स्ट फाइल के अंदर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के या फिर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हमने इंस्ट्रक्शन वहां पे सेव करी हुई है। फाइल्स क्रिएटेड थ्रू द एडिटर्स लाइक द GEDIT, VI, Pico आर द एग्जांपल ऑफ द टेक्स्ट फाइल। ये सारे टेक्स्ट एडिटर आपको वहां पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिल जाएंगे। जो आपकी सिलेबस के मुताबिक जो हमारा जावा चैप्टर्स चल रहा है वो बेसिकली लिनक्स बेस्ड जा रहा है, तो ये सारे एडिटर्स आपको वहां पे लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिलेंगे। तो ये GEDIT है, VI है, Pico है, वो सारे एग्जाम्पल्स है कि जो सॉफ्टवेयर का यूज कर कर आप वहां पे टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हम विंडोज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके हम अपनी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, नोटपैड का यूज करके करते हैं। वैसे दे मे हैव एन एक्सटेंशन लाइक द .txt, .java एंड .c। तो टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है कि वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होगी तो वहां पे .txt वाली एक्सटेंशन वहां पे होगा, जावा फाइल्स होगी तो .java का एक्सटेंशन होगा, सी प्रोग्राम की फाइल्स होगी तो वहां पे .c का एक्सटेंशन होगा। तो डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से प्रोग्रामिंग या फिर एप्लीकेशन रिगार्डिंग टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसके मुताबिक अलग अलग टेक्स्ट फाइल का यहाँ पे एक्सटेंशन भी अलग अलग हो सकता है। फिर सेकंड नंबर पे है बाइनरी फाइल्स। तो बाइनरी फाइल कंटेन्स द डेटा दैट हैज नॉट बीन एनकोडेड एज अ टेक्स्ट। बाइनरी फाइल किसे कहेंगे? तो बाइनरी फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा यहाँ पे टेक्स्ट फाइल के रूप में वहां पे नहीं होगा। यहाँ पे सारा डेटा वहां पे वन टाइप ऑफ जो बाइनरी सिस्टम सपोर्ट करती है दैट इज अ बाइट फॉर्मेट। तो बाइट फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेगा जो हमारी समझ में नहीं आएगा। There contains the files in a binary format which means the data is accessed in terms of byte। यानी कि जो भी हमारी टेक्स्ट यानी कि जो बाइनरी फाइल्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखी हुई होगी वो फॉर्मेट जो होगा वो यहाँ पे बाइट के रूप में उसको एनकोड करके रखा हुआ होगा। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी फाइल्स आर द .jpeg, .mp3 एंड द .class फाइल। JPEG यानी कि इमेज फॉर्मेट, .mp3 यानी कि जो भी आप ऑडियो फाइल्स रिगार्डिंग आप एक्सटेंशन ले सकते हो, एंड द डॉट क्लास हमने काफी बार यूज करा हुआ है। आगे आपने जावा प्रोग्राम जो भी बनाए होंगे तो अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुए हैं तो आपको वहां पे डॉट क्लास की फाइल भी देखने को मिलेगी। आप चाहो तो वो डॉट क्लास की फाइल ओपन करके देख सकते हो। आप JPG इमेज और MP3 फाइल्स को ओपन करोगे तो आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगा, मगर डॉट क्लास की फाइल ओपन करके देखोगे ना तो वो बाइट फॉर्मेट के अंदर डेटा कैसा स्टोर होता है वो वहां पे समझ में आएगा। दैट इज अ मशीन लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर खुद को समझने के लिए बनाता है। तो वो एक फाइल डॉट क्लास वाली आपको वहां पे देखने को मिलेगी जहां पे जो टेक्स्ट होगी वो बाइट फॉर्मेट के अंदर एनकोड करके रखा हुआ होगा। तो ये एक एग्जांपल है सबसे बेस्ट बाइनरी फाइल्स को समझने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ फाइल यूजिंग द जावा। जावा के थ्रू हम फाइल्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट द कॉमन ऑपरेशंस आर देयर। तो देखिए वन बाय वन सब डिटेल्स में।
तो जावा लैंग्वेज सपोर्ट्स द वेरियस ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ फाइल और ऑन अ डायरेक्टरीज। तो हम यहाँ पे देखें डायरेक्टरीज के अंदर हम यहाँ पे और फाइल्स के अंदर जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। The few operations that can be performed on a file using the Java program are the listed below. First one is determining the path of a file or a directory. पर्टिकुलर कोई भी फाइल या फिर डायरेक्टरी का जो भी पाथ होगा वो अगर हमें डिसाइड करना हो तो करेंगे। फिर ओपनिंग अ फाइल, फाइल को ओपन करना है। राइटिंग अ फाइल, फाइल के अंदर कुछ लिखना है। रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, फाइल के अंदर से हमें कुछ रीड करना है। क्लोजिंग अ फाइल, फाइल को बंद करना है। डिलीटिंग अ फाइल, फाइल को डिलीट करना है। एंड क्वेरिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फाइल, फाइल के अंदर जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे वो एट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग हमें कुछ क्वेरी करनी हो तो वो हम वहां पे उसको क्वेरी भी करा सकते हैं। ओके, यानी कि जो भी हम ऑपरेशन फाइल्स के रिगार्डिंग हम करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन शॉर्ट, वो सारे ऑपरेशन हम जावा लैंग्वेज के थ्रू भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जावा प्रोवाइड्स ऑल दिस ऑपरेशंस to be performed on a file or a directory also. Java provides a built-in class that contains the method to help with this task. तो ये सारे टास्क जो अभी हमने देखे ना, वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए जावा के अंदर इनबिल्ट क्लास भी अवेलेबल है कि जिसका हम यूज कर हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑपरेशन के लिए हम अलग अलग मेथड या फिर क्लास का यूज कर सकते हैं। दिस क्लासेस आर प्रेजेंट इन दी java.io पैकेज। तो ये सारे क्लासेस कहाँ पे होंगे? तो java.io पैकेज के अंदर। ऑलमोस्ट हमने देखा है कि जावा प्रोग्राम्स के अंदर जो भी ये सारे क्लासेस या फिर मेथड्स वहाँ पे रखी हुई है, सबके लिए कॉमन पैकेज है java.io पैकेज। तो ये सारी मेथड्स के रिगार्डिंग जो भी हमने क्लासेस लेने हैं या फिर मेथड्स को देखना है तो ये पैकेज के अंदर मिलेंगे, दैट इज अ java.io पैकेज। Java uses the concept of the stream and it provides the two different categories of the Java class to perform the IO operations on the bytes and the characters. तो जावा के अंदर हम एक स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, यानी कि वो एक स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को वहां पे यूज करता है, जो क्या करता है, जो भी हमारे बाइट्स है या फिर हमारे जो भी कैरेक्टर्स है वो बाइट्स और कैरेक्टर्स के मुताबिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने की हमें वहां पे फैसिलिटीज देता है। यानी कि हमें वो इनपुट करना है या फिर आउटपुट करना है, दोनों अलग अलग करने की वो पॉसिबिलिटीज हमें प्रोवाइड करता है। यानी कि जावा प्रोग्राम्स ने को हमने इनपुट करना है तो इनपुट के लिए अलग ऑपरेशन परफॉर्म करो, आउटपुट करना है तो आउटपुट के लिए अलग ऑपरेशन परफॉर्म हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखते हैं आगे, थोड़ा और समझ में आएगा। फाइल क्लास इन दी जावा, तो द java.io फाइल class encapsulate the informations about the properties of a file or a directory। तो आगे भी हमने देखा कि ये पैकेज के अंदर से हमें पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरीज के रिगार्डिंग्स हमें जो भी ऑपरेशंस यानी कि मेथड्स या फिर क्लासेस जो परफॉर्म करने होंगे उसके रिगार्डिंग्स हमें यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे मिल जाएगी। File class can be used to access the attributes of files and the directories। तो हमें यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल क्लास के रिगार्डिंग्स हम जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे, यानी कि जो भी हम परफॉर्म करने वाले हैं फाइल के, हमें ऐड करना है, डिलीट करना है, फाइल में से कुछ रीड करना है एक्सेट्रा, हम जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे ना वो टास्क के रिगार्डिंग सारे एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर से मिल जाएंगे। इन शॉर्ट, A programmer can create or rename or delete a file or a directory। तो जो भी प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामर पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी को नई क्रिएट कर सकता है, उसको रीनेम कर सकता है या फिर पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी को डिलीट भी कर सकता है। वो मेन सारे ऑपरेशन ये सारे हम जनरली वैसे तो करते ही है, ये हम करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, फर्क कुछ नहीं होने वाला। The attributes of a file can also be accessed like its permissions, length of file और last modification time। तो हम ये सारे ऑपरेशन के अलावा भी हम फाइल्स के ऊपर ये कुछ परमिशन देना चाहे तो हम परमिशन भी दे सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर फाइल को कोई यूजर रीड करना चाहे तो हम उसको सिर्फ रीड करने की परमिशन दे तो फिर वो पर्टिकुलर यूजर उस फाइल के अंदर कुछ राइट नहीं कर सकता, डेट मीन्स कुछ लिख नहीं सकता, तो उसको हम सिर्फ बोलेंगे रीड ओनली फाइल्स।
किसी को हमने परमिशन नहीं देनी हो कि वो फाइल के अंदर एडिट कर सके, तो हम रीड ओनली कर कर अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो जो ऑथोराइज पर्सन होगा वही पर्सन उसके अंदर राइट कर सकेगा, अदरवाइज सारे पर्सन अपनी फाइल को देख सकेंगे मगर उसके अंदर कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। दैट इज अ परमिशन। लेंथ ऑफ अ फाइल, फाइल की लेंथ कितनी है, वो कितनी साइज की है, एक्सेट्रा। और द लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, हमने लास्ट फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कब किया था, अगर वो हमें टाइम चाहिए तो भी हम वहां पे ले सकते हैं। तो ये सारे परफॉर्मेंस हम वहां पे पर्टिकुलर फाइल के ऊपर हम कर सकते हैं विद द डिफरेंट मेथड्स या फिर क्लास का यूज करके। The creation of a file object that belongs to file class does not imply that the file or directory exists. जब भी हम यहाँ पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या फिर पर्टिकुलर मेथड का यूज करते हैं, तो उसका मतलब वो नहीं है कि जो भी हम पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर जो भी हम काम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही है। अगर हमने वहाँ पे फाइल और डायरेक्टरी का नाम लिखने में हमने वहाँ पे गलती भी कर ली, तो वहाँ पे कुछ अलग टाइप की एरर्स भी यहाँ पे मिल सकती है। या फिर जो भी हम वहाँ पे फाइल लिख रहे हैं या फिर डायरेक्टरी का नाम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो हमारी सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा। ओके, अगर वहाँ पे कुछ एरर्स है यानी कि हमने फाइल उसको नहीं मिल रही है या फिर हमने पास लोकेशन कुछ अलग दिया है या फिर फाइल का नाम गलत दिया है, तो वहाँ पे हमें फाइल नॉट फाउंड की एरर भी मिल सकती है इन अ जनरल सेंस। अदरवाइज इसका मतलब ये तो नहीं ही है कि वो वहाँ पे उसको क्रिएट कर देगा अगर उसको नहीं मिली तो। A file object encapsulate a path name or a reference to a physical file or a directory on the hard disk। तो इसीलिए हम यहाँ पे पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के अंदर हमने जो भी फाइल या डायरेक्टरी सेव करके रखी हुई है इन अ फिजिकल फॉर्म, तो जो भी पाथ होता है डायरेक्टरी या फिर पर्टिकुलर फाइल का, जो भी हमने जहाँ पे भी डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, जहाँ पे भी हमने हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करी है, तो उस पर्टिकुलर फाइल का हमें पाथ देना पड़ता है। There are nearly 30 methods that can be used to perform the various operation on a file or a डायरेक्टरी। तो पर्टिकुलर फाइल या फिर डायरेक्टरी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फाइल क्लास के अंदर मे बी नियरली 30 मेथड्स है। ओके, तो 30 मेथड्स का यूज कर कर आप फाइल या फिर डायरेक्टरी के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। However, file class does not provide any methods to read from a file or a write into a फाइल। अब ये 30 मेथड्स है, फिर भी आप यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल क्लास के अंदर कुछ लिखना हो या फिर फाइल के अंदर से आपको कुछ रीड करना हो, तो ऐसी टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे कोई भी मेथड फाइल क्लास के पास नहीं है। तो अब सवाल वहाँ पे ये आएगा, तो फिर हम फाइल क्लास के अंदर लिखेंगे कैसे और वहाँ पे उसमें से रीड करना हो तो रीड करेंगे कैसे। ओके, उसका जवाब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा, जो नीचे की लाइन में आपको मेंशन करा हुआ है कि देयर आर सेवरल स्ट्रीम क्लास टू परफॉर्म दिस सच ऑपरेशन। तो ये पर्टिकुलर टास्क अगर आपको परफॉर्म करने हैं, जैसे कि फाइल में से रीड करना हो या फिर राइट करना हो, तो उसके लिए जावा के अंदर स्ट्रीम क्लासेस अवेलेबल है जो ये सारे टास्क वहां पे क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स ऑफ अ फाइल क्लास। अब फाइल क्लास के कंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में देखें। तो बाय यूजिंग द फाइल क्लास वन कैन क्रिएट a reference to any file by providing its absolute path in a string format or by providing the relative path। यहाँ पे फाइल क्लास के थ्रू हम यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी फाइल का उसका यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ या फिर उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर जो भी हमारा पाथ होगा वो टोटली पाथ, यानी कि जहाँ से सी कॉलन स्लैश करके पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम एक्सेट्रा, यानी कि पूरा पाथ जो भी है वो पूरा पाथ यहाँ पे उसको एज अ रेफरेंस के रूप में हम फाइल क्लास को दे सकते हैं, तब जाकर ही पर्टिकुलर फाइल्स वहाँ पे एक्सेस हो पाएगी। इन शॉर्ट, अगर पर्टिकुलर फाइल हमें पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में से या फिर परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में से हमें चाहिए, तो उसका कंप्लीट पाथ हमें उसको वहाँ पे मेंशन करके देना पड़ेगा। अगर कोई भी मिसिंग है या फिर कुछ गड़बड़ है तो फाइल वहाँ पे फाउंड नहीं होगी। The file class provides the following constructors to refer a file or a directory। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर के नाम दिए गए हैं, जैसे कि एग्जांपल में है। सबसे पहला है कि फाइल और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग पाथ, फिर दूसरा है फाइल
ब्रैकेट के अंदर है स्ट्रिंग डायरेक्टरी पाथ कॉमा स्ट्रिंग फाइल नेम। तो पर्टिकुलर किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो आप यहाँ पे इस हिसाब से यूज कर सकते हो। फिर थर्ड वन इज फाइल फाइल डायरेक्टरी कॉमा स्ट्रिंग फाइल नेम। तो आप ये तीनों में से कोई भी कंस्ट्रक्टर का यूज वहां पे कर सकते हो पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी को रिफर करने के लिए। वन कैन टेक एन एग्जाम्पल फॉर द अबाउ मेंशन कंस्ट्रक्टर्स। हम ऊपर के कंस्ट्रक्शन को में से किसी एक का एग्जाम्पल ले और वहां पे उसको समझे कि किस हिसाब से काम करेगा। तो इन लिनक्स PASSWD that is a password file present in the /etc directory stores the information of the user existing in the system। तो इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर /etc करके एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर PASSWD नाम की एक फाइल प्रेजेंट है जो जिसके अंदर डेटा क्या है तो पर्टिकुलर यूजर की यानी कि पर्टिकुलर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी एग्जिस्टिंग यूजर्स है वो एग्जिस्टिंग यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन PASSWD नाम की फाइल के अंदर सेव है। तो अगर उसको हमें एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे वो देखें। तो सपोज we want to display its attribute, then its Java file object can be created using the three ways as I mentioned below। अगर हमें पर्टिकुलर उस फाइल के एट्रीब्यूट्स को अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो जावा फाइल्स के अंदर तीन अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम उसके फाइल के ऑब्जेक्ट्स को वहां पे हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है बाय स्पेसिफाइंग द पाथ एज फाइल फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फाइल और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है डबल कोट में /etc/पासवर्ड। यानी कि हमने वहां पे एक पूरा पाथ दे दिया हुआ है। हमने फाइल ओबीजी करके एक फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और वहां पे न्यू फाइल इज इक्वल टू करके हमने वहां पे क्या करा हुआ है /etc/पासवर्ड। जैसे हमने एरे के अंदर एरे चैप्टर्स में अंदर हमने बनाया था ना वैसे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जैसे बनाया था वैसा ही यहाँ पे हम यहाँ पे अपनी फाइल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और डबल कोट के अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर हम वहां पे क्या कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर एक लोकेशन वहां पे मेंशन करा रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट है बाय स्पेसिफाइंग द डायरेक्टरीज एंड द फाइल नेम एज अ टू सेपरेट आर्ग्यूमेंट। अब अगर हमें वहां पे दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट के अंदर उसको पास करना हो यानी कि उसको रेफरेंस देना हो तो सेम चीज वही सिंटेक्स को यूज करना है फाइल फाइल ओबीजे इज इक्वल टू न्यू फाइल और पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर डायरेक्टरी का नाम मेंशन करा दो डेट इज /etc और कॉमा कर दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर फाइल का नाम वहां पे मेंशन करा दो डेट इज अ डबल कोट में हमने लिखा हुआ है फाइल का नाम PASSWD। तीसरा तरीका है कि बाय यूजिंग द रेफरेंस टू द डायरेक्टरी एनकैप्सुलेट इन द dir obj ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे dir obj ऑब्जेक्ट के अंदर हमने अगर डायरेक्टरी को रखा हुआ है और उसके थ्रू हमें उसको एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्टरी को मेंशन करो दैट इज अ फाइल dir obj। तो डायरेक्टरी को मेंशन करने के लिए डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो इज इक्वल टू न्यू फाइल और ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टरी का नाम बता दो और फिर वापिस नेक्स्ट स्टेप के अंदर फाइल। अब फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओ कि फाइल ओबीजे इज इक्वल टू न्यू फाइल डायरेक्टरी का जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो ऑब्जेक्ट मेंशन करो और डबल कोट में फाइल का नाम दे दो। डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट क्यों मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के अंदर जो भी हमने वहां पे सेव करा होगा उसमें और भी सारी डायरेक्टरीज होगी तो वो कोई और डायरेक्टरीज में ना ढूंढने जाए इसीलिए पर्टिकुलर डायरेक्टरी का जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया डेट इज /etc में अंदर जो भी हमने डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इन अ वेरी फर्स्ट लाइन यानी कि इसके ऊपर वाली लाइन के ऊपर तो उसी ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा तो वो बाकी सारी डायरेक्टरीज को छोड़कर उसी डायरेक्टरी के अंदर PASSWD नाम की फाइल को वो एक्सेस कर सके। इसके लिए वहां पे उसका डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके तो ये सारे तीन तरीके हैं जिसके थ्रू आप वहां पे पर्टिकुलर फाइल्स के रिगार्डिंग्स एट्रीब्यूट वहां पे उसको यूज कर सकते हो। ओके फिर नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ अ फाइल क्लास। तो सबसे पहला है कि बुलियन एग्जिस्ट। तो उसका डिस्क्रिप्शन देखे तो वहां पे वो क्या करेगा तो रिटर्न्स द ट्रू इफ द फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट है या नहीं वो हमें चेक करना हो तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर हमारी फाइल या डायरेक्टरी एग्जिस्ट है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा अदरवाइज वहां पे फॉल्स आएगा। फिर नेक्स्ट मेथड है बुलियन इज फाइल। तो रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल एग्जिस्ट अदरवाइज रिटर्न
फॉल्स। यहाँ पे मेथड के अंदर सिर्फ इज फाइल लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो सिर्फ फाइल को ढूंढेगा, डायरेक्टरी को नहीं। तो अगर हमारी यहाँ पे फाइल है एग्जिस्ट तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। फिर नेक्स्ट मेथड सेम फाइल के जैसा ही है, बुलियन इज डायरेक्टरी। तो यहाँ पे सेम फाइल में जैसा काम कर रहा था वैसा डायरेक्टरी के लिए काम करेगा। अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। फिर फोर्थ वन इज बुलियन इज हिडन, तो रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल और डायरेक्टरी इज हिडन। तो यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी मेंशन नहीं करा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों वो ढूंढेगा। हमारी पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी हिडन होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो हिडन नहीं है तो वहां पे अगेन फॉल्स आ सकता है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रिंग गेट एब्सोल्यूट पाथ। तो पर्टिकुलर यहाँ पे फाइल या डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। फिर नेक्स्ट है स्ट्रिंग गेट नेम, तो वो यहाँ पे रिटर्न करेगा पर्टिकुलर हमारी डायरेक्टरी या फाइल के रिगार्डिंग हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ होगा वो। ओके, तो हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी हमने फाइल और डायरेक्टरीज को जो हमने अटैच करा होगा ना, उसके रिगार्डिंग्स वहां पे वो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, यानी कि फाइल या डायरेक्टरी का नाम वो रिटर्न करेगा। फिर नेक्स्ट है स्ट्रिंग गेट पाथ, तो रिटर्न्स द पाथ टू द फाइल्स और डायरेक्टरी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी का जो भी पाथ होगा वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। फिर आता है लॉन्ग लेंथ, तो रिटर्न्स द नंबर ऑफ बाइट्स इन दैट फाइल। तो पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर यानी कि फाइल की कितनी बाइट की साइज है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। फिर है स्ट्रिंग और लिस्ट मेथड, तो रिटर्न्स द नेम ऑफ द फाइल एंड डायरेक्टरीज इन अ डायरेक्टरी। तो पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स और अलग से कितनी डायरेक्टरीज है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा, यानी कि एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स और कितनी सब डायरेक्टरीज है वो यहाँ पे मेंशन करेगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज फाइल लिस्ट फाइल, तो रिटर्न एन एरे ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम्स डिनोटिंग द फाइल्स इन द डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी के अंदर हम जो भी यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ, यानी कि जो भी हम वहां पे उसका एक पाथ देंगे ना, उस पाथ के ऊपर कितनी डायरेक्टरीज अवेलेबल है वो वहां पे वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। यानी कि एज ए एरे के रूप में वो हमें वहां पे रिटर्न करेगा कि डायरेक्टरीज के अंदर कितनी फाइल हमने जो पाथ दिया हुआ है उसके ऊपर वहां पे वो मेंशन करके रिटर्न करेगा। After creating an object of a file class that refers to a particular directory, one can use the list method to list all the files present in that directory. तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी ऐसा दिया है कि पर्टिकुलर डायरेक्टरीज को अगर हम वहाँ पे डिटेक्ट करें ना, तो जो भी हम फाइल क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स बनी हुई है, तो वो सारी फाइल्स का अगर हमें लिस्ट चाहिए तो वो लिस्ट चाहिए तो वो लिस्ट लेने के लिए, यानी कि वो लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे लिस्ट मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर डायरेक्टरी का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स अवेलेबल है वो सारी फाइल्स की लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ लिस्ट मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम्स। अब हमने आगे अभी देखा था कि फाइल्स के अंदर हमें कुछ इनपुट करना हो या फिर फाइल में से कुछ हमें रीड करना हो या फिर कुछ राइट करना हो तो हमें स्ट्रीम क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि एक्चुअली ये स्ट्रीम्स है क्या। तो देखिए इसके अंदर कि टू मॉडिफाई अ फाइल और डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ स्ट्रीम हैज टू बी अंडरस्टूड। अब फाइल के अंदर कुछ भी इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, यानी कि फाइल्स रिगार्डिंग जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि रीड करना है, राइट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जावा यूजेस द स्ट्रीम क्लासेस टू कैरी आउट रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन अ फाइल। तो जावा के अंदर आपको पर्टिकुलर फाइल में से रीड करना हो या फिर पर्टिकुलर फाइल में राइट करना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्ट्रीम क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो फाइल में से कुछ रीड करना हो या फिर फाइल में कुछ राइट करने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रीम क्लास का यूज करेंगे। द टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हैव टू बी रिवाइज। तो यहाँ पे हम जो भी
इनपुट करना है, आउटपुट करना है बेस्ड ऑन योर स्ट्रीम क्लासेस, हम पर्टिकुलर डिवाइसेस का हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर द इंस्टेंस, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस वाइल मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। अब हम सबको पता है कि कुछ भी हमें फाइल के अंदर इनपुट करना हो तो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही कर सकते हैं, फिर वहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस का कुछ काम नहीं होता। और कुछ फाइल में से हमें आउटपुट चाहिए तो हम आउटपुट डिवाइसेस का ही यूज कर सकते हैं, फिर इनपुट डिवाइसेस में काम नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ समझाया है कि कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे और जबकि मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। Hard disk can be classified as a both input and output device as data can be stored and read from the files। तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क को इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों कहेंगे, क्योंकि हम फाइल्स को स्टोर करने के लिए भी हार्ड डिस्क का यूज करेंगे और पर्टिकुलर फाइल को उसमें से रीड करना हो यानी कि हमें देखना हो तो भी हम हार्ड डिस्क का ही यूज करेंगे। तो हार्ड डिस्क इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हम ऐसा कहेंगे। There are various devices available in the market from the different manufacturers and the different capabilities। मार्केट में से काफ़ी सारे डिवाइसेस अवेलेबल है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि कंपनीज और डिफरेंट कैपेबिलिटीज के साथ, जैसे कि 1 TB की हार्ड डिस्क, 2 TB की हार्ड डिस्क, 500 GB की हार्ड डिस्क, अलग अलग कंपनीज की हार्ड डिस्क है वैसे एक्सेट्रा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हार्ड डिस्क आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द वेरियस कंपनीज एंड कम्स विद द डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज लाइक 500 GB और 1 TB। जैसे कि एग्जांपल में जैसे मैंने अभी बोला कि हार्ड डिस्क अलग अलग काफ़ी सारी कंपनीज है जो मैन्युफैक्चर करती है और हर एक हार्ड डिस्क की कैपेसिटी भी क्या होती है, अलग अलग। जैसे कि 500 GB की हार्ड डिस्क या फिर 1 TB या फिर 2 TB की हार्ड डिस्क। अपार्ट फ्रॉम दिस, हार्ड डिस्क कैन बी कनेक्टेड यूजिंग द डिफरेंट केबल्स लाइक द USB और द SATA। अब हार्ड डिस्क स्पीक को कनेक्ट करना हो तो कनेक्ट करने के लिए भी हम हमारे पास यहाँ पे यूएसबी केबल का हम यूज़ कर सकते हैं या फिर साटा केबल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है, इंटरनल हार्ड डिस्क जो हमारे सीपीयू या फिर लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट होती है, तो वैसे ही हम यहाँ पे अलग अलग केबल्स के थ्रू भी उसको अगर यूज़ करना हो तो हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। However, a Java programmer does not need to worry about the technical details like the type of hard disk or its capacity while developing a program to perform a read or write operations over the files। अब जब कोई जावा प्रोग्रामर है तो जावा प्रोग्रामर को ऐसी कोई टेक्निकल डिटेल्स के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि मेरी हार्ड डिस्क कौन से टाइप की है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, या फिर हमें पर्टिकुलर प्रोग्राम को रीड करना है, राइट करना है। तो जो भी ये प्रोग्रामर्स कर रहा है तो वो प्रोग्रामर्स के लिए ये हार्ड डिस्क किस कंपनी की है, कितनी साइज की है, वो सब टेक्निकल डिटेल्स के बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ फोकस करना है कि पर्टिकुलर एक फाइल एक लोकेशन के ऊपर है, अब उसमें से मुझे रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, उसका फोकस सिर्फ उसके ऊपर ही रहना चाहिए। अब हार्ड डिस्क साटा की है या फिर किसी और कंपनी की है, 500 GB की है या फिर 1 TB की है, वो अटैच यूएसबी केबल के साथ है या फिर साटा केबल के साथ है, उससे उसके कोई लेना देना नहीं है। उसके बारे में उसको जरा से भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। This is possible because Java language provides functionality of a stream। a particular फाइल में से रीड या राइट करना हो तो वो पॉसिबल होगा क्योंकि जावा लैंग्वेज स्ट्रीम स्किप फंक्शनैलिटी का यूज करता है इसके लिए। A stream is an abstract representation of an input or output device that is used as a source or a destination for the data। अब पर्टिकुलर ये जो स्ट्रीम है ना, वो स्ट्रीम क्या करेगा, तो एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट से पर्टिकुलर इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेस के लिए कि जो जो भी हमारी डिवाइस है उसके मुताबिक जो भी हमने जहाँ पे भी फाइल्स रखी है उस फाइल्स को यहाँ पे इन शॉर्ट वो रिप्रेजेंट करता है उसके लिए। Visualize a stream as a sequence of bytes that flows into the program or that flows out of the program। One can write data or read data using the stream। ओके, पर्टिकुलर स्ट्रीम का यूज कैसे करेंगे वो, तो प्रोग्राम के अंदर या फिर प्रोग्राम में से हमें जो भी डेटा बाहर ले जाना है या फिर प्रोग्राम के अंदर हमें डेटा को अंदर लेना है, ये सारे सीक्वेंस की जो भी हमारी फ्लो होगी ना, वो फ्लो को यहाँ पे ही मेंटेन या फिर फ्लो को एकदम इजी वे से उसको ले जाने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रीम्स का यूज करेंगे। तो यानी कि पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर इन शॉर्ट इन दोनों लाइन का आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो
दोनों लाइन का मीनिंग ये रहेगा कि पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर अगर हमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है या फिर पर्टिकुलर फाइल में से कुछ डेटा हमें रीड करना है ना, तो वो रीड एंड राइट करने के लिए हमें यहाँ पे स्ट्रीम क्लास का ही यूज करना पड़ेगा। When data is returned to the stream is called an output stream। अब यहाँ पे हम स्ट्रीम को दो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। रीड करने के लिए अलग स्ट्रीम का यूज करना है और राइट करने के लिए अलग स्ट्रीम का यूज करना है। तो यहाँ पे समझो कि when the data is returned to the streams, the stream is called an output stream। अगर हमें पर्टिकुलर फाइल के अंदर डेटा को राइट करना हो ना, तो राइट करने के लिए हम यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे, यानी कि उसको हम बोलेंगे आउटपुट स्ट्रीम। द आउटपुट स्ट्रीम कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम टू अ फाइल ऑन अ हार्ड डिस्क और अ मॉनिटर और टू सम अदर कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क। ये आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, तो वो पर्टिकुलर डेटा को ट्रांसफर करेगा। कहाँ पे, तो वो प्रोग्राम फाइल में से पर्टिकुलर डेटा को ट्रांसफर करने का काम करेगा। अपनी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर ले लो या फिर कोई भी अदर नेटवर्क जो कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, वहाँ पे वो डेटा क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। यानी कि स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले कर सकता है, प्रिंटर के थ्रू वहाँ पे वो प्रिंट आउट के थ्रू हमें डेटा प्रिंट करके दे सकता है। प्रोजेक्टर्स होगा तो बड़ी सी वो स्क्रीन के ऊपर रहेंगे, प्रोजेक्टर को वो वहाँ पे पास कर सकता है, एक्सेट्रा। And the second part is an output stream is used to read the data from an external device to the program। और जब हमें फाइल में से डेटा को रीड करना हो तो रीड करने के लिए हम वहाँ पे इनपुट स्ट्रीम का वहाँ पे हम यूज करेंगे। इट कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड और फ्रॉम द फाइल्स ऑन अ हार्ड डिस्क टू द प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना हो तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम जनरली कीबोर्ड का यूज करेंगे। तो कीबोर्ड के थ्रू वो डेटा क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा हार्ड डिस्क के अंदर। जहाँ पे भी फाइल्स होगी वो पर्टिकुलर फाइल के अंदर यहाँ पे वो डेटा क्या हो जाएगा, अंदर इंसर्ट होना स्टार्ट करेगा विद इन दी फाइल्स विद द हेल्प ऑफ इनपुट स्ट्रीम। The main reason for using this stream for input or output operation is to make our program independent of the device involved। यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रीम का यूज क्यों करना है, तो वो उसके लिए यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे मेन रीजन है कि स्ट्रीम क्लास का यूज करने के लिए कि जो भी हमारा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस प्रोग्राम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि जो भी हम डिवाइस का यूज कर रहे हैं ना, तो कीबोर्ड के या फिर जो भी हम मॉनिटर का यूज करेंगे, वो सारे डिवाइसेस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विदाउट इन्वॉल्वमेंट हम उसका इजीली यूज कर सके, वैसा हमें यहाँ पे करना है। ओके यानी कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम स्ट्रीम क्लास का यूज़ करने का मेन रीज़न यही है कि हमारा जो भी प्रोग्राम के अंदर जो भी हम डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हो ना, वो डिवाइसेस का यूज़ हम ना करें, यानी कि हमारा प्रोग्राम टोटली इंडिपेंडेंट बन जाए। इसके लिए हमें स्ट्रीम क्लास का यूज़ करना है। टू एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रीम्स आर, यहाँ पे स्ट्रीम क्लास के दो एडवांटेजेस दिए गए हैं। कौन कौन से है देखिए। सबसे पहला है प्रोग्रामर डज नॉट नीड टू वरी अबाउट द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द डिवाइसेस। हमने आगे भी देखा कि जो भी हमारा प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामर को यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स की इंफॉर्मेशन या फिर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में वहाँ पे वरी होने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द सेकंड पॉइंट इज द प्रोग्राम कैन वर्क फॉर अ वेराइटी ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस विदाउट एनी चेंजेस टू द सोर्स कोड। और प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ पे जो भी हम इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, तो वो इनपुट आउटपुट यहाँ पे कोई भी सोर्स कोड के अंदर हम कोई भी अपडेट करे बिना, यानी कि चेंजेस करे बिना, हम अलग अलग डिवाइसेस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि इनपुट करना ही है तो हम कीबोर्ड का ही यूज़ करें, किसी और डिवाइसेस के थ्रू भी हम वहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर बार इनपुट करना ही है फाइल के अंदर तो हम वहाँ पे कीबोर्ड का ही यूज़ करें। हालांकि कोई जॉयस्टिक का यूज़ करके भी इनपुट करना चाहे तो कुछ इनपुट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे टैक्स ही लिखनी हो। हमारी फाइल कुछ और तरीके की हो तो हम वहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने बाइनरी फाइल्स के बारे में देखा था कि MP3 फाइल्स होती है। अब MP3 फाइल्स को अगर हमें चेंज करना हो या फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो ज़रूरी है कि हम कीबोर्ड का ही यूज़ करें। हमारे पास जो हैंड्स फ्री होती है उसके अंदर भी जो बटन्स होते हैं, बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ नो नीड टू कीबोर्ड कि हम कीबोर्ड का यूज़ करें। तो वैसे हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो
परफेक्ट जो हमें डिवाइसेस का जो हम जैसे यूज करके आते हैं ना, वही डिवाइसेस का यूज करके हम इनपुट आउटपुट करें, हम किसी और तरीके का भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे यहाँ पे उसके एडवांटेजेस हम कह सकते हैं इसके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू ऑल।